चंदनपुर नामक गांव के लोग अंधविश्वास को बहुत ज्यादा ही माना करते थे। ऐसे तो कई अंधविश्वास को उन सभी ने तवज्जो दे रखी थी, मगर एक अंधविश्वास ऐसी थी जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक थी। ऐसा माना जाता था कि ज्यादा गोरी या ज्यादा काला लड़की जन्म लेगी तो वो चुड़ैल में बदल जाएगी। अरे भाई, क्या तुमने सुना है? पवन के घर बहुत ज्यादा ही गोरी लड़की ने जन्म लिया है। चल भाई, सरपंच जी के साथ उसके घर चलते हैं और उस चुड़ैल को खत्म कर देते हैं। सभी गांव वाले सरपंच के साथ पवन के घर आते हैं और उसकी बेटी को मार डालते हैं। हमने चुड़ैल तैयार होने से बचा लिया। चलो भाइयों, हमारा काम हो गया। इसी तरह किसी के घर बहुत ज्यादा गोरी या बहुत ज्यादा काली लड़की जन्म लेती थी तो सभी मिलकर उसे मार दिया करते थे। गांव में एक अमरजीत नाम का व्यक्ति था। उसकी पत्नी कुछ ही महीनों में मां बनने वाली थी, मगर अमरजीत ये सोचकर परेशान था कि कहीं ये गांव वाले उसके बच्चे को भी न मारते। माला, मैं अपने बच्चे को लेकर बहुत चिंतित हूँ। सोचो, अगर हमें भी बेटी हुई और वो बहुत ज्यादा गोरी या बहुत ज्यादा काली हुई तो गांव वाले उसे मार ही डालेंगे। जी, यही सोचकर तो मैं भी डर जाती हूँ। मैं अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती। कितने सालों तक पूजा अर्चना के बाद तो भगवान ने मुझे माँ बनने का मौका दिया। अब मैं इसे नहीं खो सकती। तुम चिंता मत करो, मैं हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। कुछ ही महीने बीत जाते हैं। अमरजीत की पत्नी ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। एक बेटी दिखने में बहुत ज्यादा गोरी थी और एक दिखने में बहुत ज्यादा काली थी। ये देख अमरजीत बहुत डर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब तो गांव वाले मेरी दोनों बच्चियों को मार डालेंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अमरजीत सोचता है कि वो अपनी बच्चियों को छिपाकर रखेगा और गांव वालों को ये नहीं पता चलने देगा कि उनके घर में किस रंग के बच्चे हुए हैं। यही बात अमरजीत अपनी पत्नी को बताता है। जी, ये कैसा मुमकिन है? अभी तो घर के बाहर कई लोग आ चुके हैं। हम उनसे ये कैसे छिपा पाएंगे? तुम एक काम करो, जोर जोर से रोना शुरू करो, तब तक मैं बच्चियों को छुपा कर आता हूँ। अमरजीत की पत्नी रोना शुरू कर देती है। तब तक अमरजीत अपने बच्चियों को घर के पीछे वाले कमरे में छिपाकर वापस घर आ जाता है और वो भी रोता हुआ घर से बाहर निकलता है। अरे क्या हुआ अमरजीत? लड़का हुआ या लड़की? अगर लड़की हुई तो किस रंग की लड़की हुई है? अमरजीत रोते हुए कहता है। क्या बताऊं आप लोगों को, हमारा बच्चा नहीं रहा। हाँ, मगर माला की तबीयत अभी सही है। ये सुन गांव वाले दुखी होकर अमरजीत को सांत्वना देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अमरजीत घर के अंदर आता है और माला को सारी बातें बता देता है और सच्चाई किसी को ना बताने को कहता है। अमरजीत घर के पीछे जमीन खोदना शुरू कर देता है और एक बहुत ही गहरा गड्ढा बनाकर वो वही अपनी बच्चियों को रखने का इंतजाम करता है। मैं इस जमीन के अंदर ही अपनी बच्चियों के लिए घर बनाता हूँ, यही सही रहेगा। अमरजीत जमीन के अंदर गहराई तक खुदाई करके एक घर बनाने में लग जाता है। जब अमरजीत मिट्टी की खुदाई कर रहा था तभी उसे लाल मिट्टी दिखती है और जैसे जैसे अमरजीत खुदाई कर रहा था लाल मिट्टी गिरी जा रही थी। अरे, ये लाल मिट्टी कहाँ से आ रही है? अमरजीत आगे बढ़ने लगता है, तभी वो लाल मिट्टी वाले रास्ते से एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। वहाँ सभी चीजें लाल और बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। ऐसा लग रहा था किसी ने सभी चीजों को अपने हाथों से सजाया हो। ये मैं कहाँ आ गया? अब वापस कैसे जाऊंगा? अमरजीत उदास होकर एक और बैठ जाता है। तभी वहाँ एक लाल परी आती है। क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? आप कौन है? मैं लाल परी हूँ और यही रहती हूँ। तुम बताओ, तुम उदास क्यों हो? मुझे पता नहीं, मैं यहाँ कैसे आ गया। मुझे वापस अपनी बच्चियों के पास जाना होगा। अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो वो उन्हें मार देंगे। क्यों? कोई तुम्हारी बच्चियों को क्यों मारेगा? इस पर अमरजीत लाल परी को अपने गांव के अंधविश्वास के बारे में बताता है। अमरजीत अपनी बच्चियों के जन्म के बाद से ही मिट्टी की खुदाई करके घर बनाने में लग गया था।
वो पिछले 5 सालों से यही कर रहा था। उसकी दोनों बेटी 5 साल की हो गई थी और अभी भी वो जमीन के अंदर ही रह रही थी। अमरजीत, वापस गांव वालों के पास जाओ और उन्हें बोलो कि तुमने उनसे झूठ बोला था कि तुम्हारे बच्चे नहीं बच पाए और वो बच गए थे, और तुम्हारी 3 बेटियां हैं जो कि अपने नाना के पास रह रही थी और अब वो यहाँ आई है। लाल परी एक छोटी बच्ची में बदल जाती है। अमरजीत तीनों बच्चियों को गांव वालों के पास लेकर आता है और वही कहता है जो लाल परी ने कहा था। एक लाल, एक बहुत ज्यादा काली और एक बहुत ज्यादा गोरी लड़कियों को देख गांव वाले बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अमरजीत को मारने के लिए दौड़ते हैं। अमरजीत उन्हें रोकता है और कहता है, अरे अरे रुकिए, मेरी तीनों बेटियां बहुत ही सिद्ध और ज्ञानी हैं। ये तीनों किसी भी बुरे चीज को भला बना सकती हैं। अगर किसी की तबीयत खराब है और मेरी बेटियां अगर उसे छू लेंगी तो वो सही हो जाएगा। अमरजीत की दोनों बेटियों के साथ लाल परी भी जाया करती थी। अमरजीत की दोनों बेटियां जहां जाती वहां अगर किसी को छू लेती थी तो वो बिल्कुल अच्छा हो जाता था, और ये सब लाल परी की वजह से ही मुमकिन हो पाया था। कई लोग ऐसे थे जो अमरजीत की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। अरे भाइयों, अमरजीत हमें मूर्ख बना रहा है। इसकी बेटियों में कोई खास शक्ति नहीं है। सुनो, तुम दोनों उन आदमियों के पास जाओ और उन्हें छुओ। दोनों बच्ची उनके साथ पास आती है और उन्हें छूती है। उन दोनों की छूते ही सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। नहीं भाई, नहीं, हम गलत सोच रहे थे। अमरजीत की बेटियां तो सच में चमत्कारी हैं। एक दिन गांव में बकरे की बलि दी जाने वाली थी। ये देख लाल परी बकरे के अंदर घुस जाती है और तब बकरे के अंदर देवी आ जाती है और बकरा कहता है, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं तो देवी हूँ, मेरी बलि मत चढ़ाओ। ये सुन गांव वाले उस बकरे की बलि नहीं चढ़ाते हैं और उसके बाद गांव में जितने भी अंधविश्वास को माना करते थे वो सब बंद कर दिया जाता है और धीरे धीरे लोग काली गोरी में विश्वास करना बंद कर देते हैं और बिल्कुल आम लोग की तरह रहने लगते हैं। लाल परी भी वही उसी गांव में हमेशा के लिए रहने लगती है। परी और राजकुमारी। बहुत पुरानी बात है। राजा चंद्रचूड़ सिंह की एक ही बेटी थी। राजकुमारी बहुत ही सुंदर और रूपवती थी। राजकुमारी का नाम निहारिका था। निहारिका बहुत दयालु और पशु पंछियों को प्रेम करने वाली थी। मेरा भी एक भाई या बहन होता तो कितना अच्छा होता। इस बात को लेकर वह कभी कभी बहुत उदास हो जाती थी। एक बार वो अपने बगीचे में तितलियों और पंछियों के साथ खेल रही थी। फूलों और फलों से भरे उस बड़े बगीचे में खेलते खेलते राजकुमारी बगीचे के काफी अंदर चली गई। तभी उसने एक खून से लथपथ एक हिरण को देखा। राजकुमारी निहारिका का हृदय करुणा से भर गया और वो दौड़कर उस हिरण के पास गई। हिरण की आंखों से आंसू निकल रहे थे। तुम मेरी मदद कर सकती हो? राजकुमारी निहारिका हैरान हो गई। वहाँ उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। राजकुमारी हैरानी से उस हिरण को देखने लगी। हैरान मत हो राजकुमारी, मैं कोई साधारण हिरण नहीं हूँ। मैं परी लोक की परी हूँ। एक दुष्ट तांत्रिक ने मेरी जादुई छड़ी चुरा लिया, जिससे मैं असहाय हो गई और उसने मुझे अपनी दुष्ट शक्तियों से हिरण में बदल दिया। आज मौका देखकर मैं वहाँ से भाग निकली। उसे पता चल गया और उसने मुझे तीर से घायल कर दिया। मैं अब ज्यादा दूर नहीं भाग सकती। वह दुष्ट तांत्रिक मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ओह, यहाँ तो बहुत खून बह रहा है। रुको, मैं ये तीर निकाल देती हूँ। तुम ये तीर जल्दी से निकालकर मुझे गंगा जल पिला दो। मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी और मेरी शक्ति भी वापस आ जाएगी। राजकुमारी निहारिका ने हिरण के शरीर में लगा तीर निकाल दिया तथा अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर उसके घाव पर बांध दिया, जिससे खून का बहना बंद हो गया। उसके बाद राजकुमारी ने उस हिरण को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर महल की तरफ चल पड़ी। अचानक निहारिका को अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। तभी राजकुमारी, आप इस हिरण को छोड़ दीजिए, ये मेरा शिकार है। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। ये हिरण मेरी शरण में आया है, इसको मैं तुम्हें नहीं दे सकती। राजकुमारी समझ गई थी कि ये वही तांत्रिक है जो तेज कदमों से महल की तरफ बढ़ने लगा। तभी राजकुमारी, तुम सामने वाले पेड़ के 3 चक्कर लगाकर मुझे हवा में उछाल दो।
मैं अदृश्य हो जाऊंगी और वो तांत्रिक जब मुझे नहीं देखेगा तो अपने आप वापस चला जाएगा। निहारिका ने वैसा ही किया। हिरण अदृश्य हो गया। कहाँ गया वो हिरण? मुझे नहीं पता। ये कहकर वो महल की तरफ बढ़ गई। महल में पहुंचकर उसने देखा कि हिरण वहीं झाड़ियों में बैठा था। राजकुमारी ने उसे तुरंत गोद में उठा लिया। राजकुमारी, तुम ये सब किसी से मत कहना, इस बात को तुम राज ही रखना। राजकुमारी हिरण को छुपाते हुए अपने कमरे में पहुंच गई। उन्होंने हिरण के बच्चे को अपने मलमल के बिस्तर पर रख दिया और गंगा जल लाने के लिए चली गई। राजकुमारी निहारिका ने गंगा जल हिरण को पिला दिया। गंगा जल पीते ही हिरण की जगह एक अत्यंत खूबसूरत परी खड़ी थी। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी भी थी। परी हवा में ही खड़ी थी। परी के आते ही कमरे में चारों तरफ सुगंध फैल गई। राजकुमारी निहारिका की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने एक सुनहरी परी खड़ी है। प्यारी निहारिका, मैं जानती हूँ तुम दिल की बहुत अच्छी हो। जब मैंने तुम्हें देखा था तभी समझ गई थी। तुमने मुझे बचाया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। जो मांगना है मांग लो। राजकुमारी निहारिका की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सुनहरी परी को देखकर बहुत प्रसन्न थी। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक बड़े भाई या बहन दे दो जो हमेशा मेरे साथ ही रहे और मेरे साथ खेले कूदे नृत्य करें। प्यारी निहारिका, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर सकती हूँ, परंतु उसके लिए एक उपाय करना होगा। आप मुझे बताइए, मैं अवश्य करूँगी। उपाय तो है पर बहुत कठिन है। इसके लिए तुम्हें अपने बगीचे में रहने वाले नाग के जोड़े को 1 साल तक चांदी के कटोरे में दूध पिलाना होगा। लेकिन अगर किसी ने तुम्हें उनको दूध पिलाते हुए देख लिया तो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। मैं ये उपाय जरूर करूंगी। आप तो मेरे साथ ही रहेंगी ना? मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लेकिन तुम जब भी मुझे बुलाओगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम्हारे साथ खेलूंगी और तुम्हें सभी परेशानियों से भी बचाऊंगी। फिर परी ने अपने जादू से एक अंगूठी निकाली और राजकुमारी को देते हुए कहा, इस अंगूठी को अपने पास रखना। जब भी मुझे बुलाना होगा अंगूठी से कह देना, तुम्हारे पास चली आऊंगी। इतना कहकर वो परी लोग चली गई। परी के जाते ही राजकुमारी उदास हो गई, लेकिन अंगूठी देखकर राजकुमारी के चेहरे पर फिर से मुस्कान दौड़ आई। राजकुमारी उसी दिन से रोज अपने बगीचे में जाती और एक चांदी के कटोरे में दूध भरकर रख देती। थोड़ी देर वहाँ खड़ी रहती। नाग नागिन सरसराते हुए आते और दूध पीकर अपने बिल में चले जाते। 1 साल पूरा होने में कुछ ही दिन बचे थे। राजकुमारी एक दिन जैसे ही उन नागों को दूध पिलाने के लिए दूध लेकर वहाँ पहुँची थी कि तभी एक सपेरा आया। उसने जैसे ही महल के बाहर अपनी बीन बजाई, नाग नागिन पेड़ की खोखल से निकलकर बाहर जाने लगे। ओह, अब क्या करूं? तभी उसने अपनी उंगलियों में से परी की दी हुई अंगूठी निकाली और झट से बोली, परी जल्दी आओ, इन नागों को रोकने में मेरी मदद करो। उसी समय परी हाजिर हो गई। उसने अपनी छड़ी घुमाई और नाग का जोड़ा वापस आकर दूध पीने लगा। राजकुमारी, तुम्हें नहीं पता, ये सपेरा कोई और नहीं बल्कि वही तांत्रिक है जो इन नागों की खोज में यहाँ आया है। अब क्या होगा? मैं अपनी ये जादू की छड़ी तुम्हें देती हूँ। जब भी कभी तुम्हें उस तांत्रिक के आने का पता चले, तुम उस पेड़ के चारों तरफ छड़ी से एक घेरा बना देना। वैसे भी अब 1 साल पूरा होने वाला है। तुम्हारी तपस्या पूरी होते ही तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तब ये छड़ी तुम्हें मुझे वापस करनी होगी। ओह बिल्कुल, पर ये अंगूठी तो मेरे पास ही रहेगी ना? हाँ, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर परी आसमान में उड़ गई। एक दिन राजकुमारी बगीचे में दूध लेकर गई और एक कटोरा रख दिया। तब नाग नागिन आए और उन्होंने दूध नहीं पिया। आज क्या बात है? ये लोग दूध क्यों नहीं पी रहे हैं? राजकुमारी, तुम्हारी तपस्या खत्म हो गई। तुम अपने महल में जाओ। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। क्या मेरा कोई भाई या बहन आ गया? तुम खुद जाकर देखो। राजकुमारी भागती हुई महल में पहुंची तो राजा रानी की गोद में 2 बच्चे बैठे थे। मेरे बरसों से अधूरी इच्छा पूरी हो गई। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे भाई बहन आने वाले हैं? राजकुमारी, आपको तो अपने बगीचे में ही समय नहीं मिलता, इसीलिए हमने सोचा अब आपका मन लगाने के लिए आपको जीते जागते खिलौने दे दिए जाएं। राजकुमारी जानती थी कि ये परी की दया और उसकी तपस्या का ही फल है। वो मुस्कुराई और दोनों बच्चों को अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगी। उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। कभी कभी वो अंगूठी से कहकर परी को बुलाना न भूलती थी। परी का जादुई अनार। समुद्र के किनारे बसे एक गांव में एक मछुआरा रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम रेशमा था।
वह इतनी खूबसूरत थी कि जैसे लगता था चांद धरती पर उतर आया है। दूसरी बेटी का नाम प्रिया था। वह बहुत साधारण थी। मछुआरा अपनी पत्नी के साथ जाकर समुद्र से मछलियां पकड़कर लाता और उसको बेचता। यही उनके जीवन यापन का जरिया था। काश मैं भी अपनी बड़ी बहन रेशमा की तरह खूबसूरत होती तो मुझे भी लोग बहुत प्यार करते। प्रिया साधारण होते हुए भी स्वभाव की बहुत अच्छी थी। वह अपने घर का सारा काम करती, जबकि रेशमा हमेशा सजने संवरने में लगी रहती और कोई काम नहीं करती थी। एक दिन जब उसके माता पिता समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ने गए, प्रिया मुझे जल्दी से कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। तुम खुद क्यों नहीं ले लेती? अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ। तुम वो काम छोड़ क्यों नहीं देती? अच्छा रुको, अभी आती हूँ। प्रिया ने अपने हाथ का काम छोड़कर पहले उसको खाना लाकर दिया, फिर बोली, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब किसके ऊपर हुक्म चलाओगी? मैं तो किसी राजकुमार से शादी करूंगी, किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे से थोड़ी ना मेरी शादी होगी। तुम देखना, मेरे आगे पीछे दास दासियों की लाइन होगी। दीदी इतना घमंड ठीक नहीं है। इसमें घमंड की क्या बात है? तुम तो कभी सपनों में भी नहीं सोच सकती कि तुम्हारा हाथ कोई राजकुमार थामेगा। मुझे नहीं चाहिए कोई राजकुमार। मैं ऐसे ही उल जलूल सपने न देखती हूँ न देखूंगी। एक दिन वाकई एक सुंदर राजकुमार उनके घर के सामने से जा रहा था। रेशमा अपनी खिड़की के पास जाकर बैठकर अपने लंबे बाल संवार रही थी। रेशमा को देखते ही वो उनके घर आ गया। मैं आपकी खूबसूरत बेटी से शादी करना चाहता हूँ। शादी का प्रस्ताव सुनते ही उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। कुछ ही दिनों में उन दोनों का विवाह कर दिया। प्रिया सब कुछ देखती रही। रेशमा कितनी किस्मत वाली है, वो जैसा चाहती थी वैसा ही राजकुमार उसको मिल गया। एक दिन उसकी माँ, मुझे तो यही चिंता खाई जा रही है कि इसकी शादी कहाँ होगी। भगवान ने इसे भी रेशमा की तरह रूपवान बनाया होता तो इसकी किस्मत भी संवर जाती। तुम चिंता क्यों करती हो? रूप रंग ना सही, उसके गुणों की वजह से ही उसे भी कोई मांग कर ले जाएगा। प्रिया के दिल में आया कि वो जाकर समुद्र में छलांग लगा दे। जब माँ ही ऐसा सोचती है तो इस जीवन का कोई फायदा ही नहीं। वो अपने घर से निकल गई। समुद्र के किनारे जाते जाते उसे काफी देर हो गई। रात हो गई। प्रिया एक जगह बैठी रही, सारी बातें याद करके रोने लगी। तभी उसने एक अजीब सी चीज देखी। उसने देखा कि एक सुंदर सी सुनहरी पंखों वाली परी समुद्र के किनारे खड़ी थी। वह समुद्र की मछलियों से बातें कर रही थी। वह अपना दुख भूलकर दबे कदमों से उनके पास जाकर पहुंच गई। जब वह नजदीक गई तब उसने देखा कि वो एक खूबसूरत परी थी। उसकी आंखें बिल्कुल सुनहरी और गहरी थीं, पंख सुनहरे थे और वह मछलियों से बातें कर रही थी। प्रिया की उत्सुकता और बढ़ गई। वह उसके पास गई और उसने कहा, आप कौन हैं और मछलियों से आप बातें कैसे कर रही हैं? यह सब देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। बहुत सालों पहले मैं इन मछलियों में से एक थी। जब पूर्णिमा की रात को समुद्र के किनारे सारी परियां आती थी और देर रात तक नाच गाना और हंसी मजाक करती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक बार मैं समुद्र में से निकलकर उनके पास आ पहुंची और उनका गाना और नृत्य देखते देखते बहुत देर पानी से बाहर रहने के कारण मेरी बेहोशी से आ गई। एक परी की नजर मुझ पर पड़ी और उसने मुझे अपनी हथेली पर उठा लिया और मुझ पर पानी डाल दिया। तब मैं चैतन्य हो गई। मैंने उनसे कहा, आप मुझे अपने साथ परीलोक ले चलो। तुम तो मछली हो, परीलोक नहीं जा सकती। पर मैंने उनसे विनती की और वह मेरी बात मान गई। उन्होंने मुझे परी बना दिया। मुझे अपने साथ लेकर परीलोक चली गई। आप मछली से परी बन गई? हाँ, उन्होंने मुझ पर दया करके परी बना दिया। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद मुझे अपने समुद्र के साथियों की याद आने लगी। तब मैंने परियों की रानी से प्रार्थना की, मुझे रोज रात को समुद्र के किनारे अपने इन साथियों के साथ आकर बातें करने की इजाजत दे दीजिए। परी ने मेरी बात मान ली और तब से मैं परीलोक में ही रहती हूँ। लेकिन रात के समय मैं अक्सर यहाँ आकर अपनी इन साथियों के साथ बातें करती हूँ। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप कुछ ऐसा कीजिए कि मैं अपनी बड़ी बहन रेशमा की तरह ही खूबसूरत बन जाऊं और लोग मुझसे भी उतना ही प्यार करें जितना मेरी बड़ी बहन से करते हैं। तुम घर जाओ, रास्ते में तुम्हें एक अनार का पेड़ मिलेगा। उस पेड़ पर एक अनार होगा जो बिल्कुल सुर्ख लाल होगा। उसे तोड़ लेना, उसका एक दाना अपने मुंह में डाल देना और बाकी के दाने रेत में बिखेर देना। इसके बाद तुम अपने घर चली जाना। प्रिया ने परी से विदा ली और समुद्र में छलांग लगाने का इरादा त्याग कर अपने घर की तरफ चली गई। रास्ते में उसे एक अनार का पेड़ दिखा
और झट से उसने सुर्ख लाल अनार का फल तोड़ लिया। उसको तोड़कर उसमें से एक दाना उसने अपने मुंह में रख लिया। मुंह में डालते ही वह एक सुंदर अप्सरा की तरह दिखने लगी। उसके शरीर पर सुंदर वस्त्र और आभूषण आ गए। प्रिया खुद अपने आप को पहचान नहीं पा रही थी। तभी उसे परी की बात याद आई। उसने अनार के बाकी दाने रेत में बिखेर दिए। जैसे ही उसने दाने बिखेर दिए, वहाँ एक राजकुमार और बहुत सारे सिपाही घोड़ों पर सवार होकर उसके सामने हाजिर हो गए। राजकुमार घोड़े से उतरकर आया और कहा, आप मेरे घोड़े पर बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। नहीं, मैं घोड़े पर नहीं बैठूंगी, मुझे बहुत डर लगता है। तब राजकुमार ने उसके लिए एक पालकी मंगवाई। प्रिया उस पालकी में बैठकर अपने घर पहुंच गई। जब वह अपने घर पहुंची तब उसने अपनी बहन रेशमा, जो उसी समय वहां आई थी, उसे देखकर हैरान हो गई, क्योंकि वो जिस राजकुमार के साथ आई थी वो उसके पति के छोटे भाई मानवेंद्र थे। ये सारी सेना अब से आपके पास ही रहेंगे। हम इतनी बड़ी घोड़ों की और सिपाहियों की सेना का क्या करेंगे? आप इन्हें वापस ले लीजिए। उन्होंने जैसे ही उन्हें वापस जाने का आदेश दिया, राजकुमार घोड़े से उतर आया और उसने प्रिया का हाथ थाम लिया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रेशमा ने ये सब सुना तो ईर्ष्या से उसका मुंह लाल हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं? हम दोनों सगी बहनें हैं। एक ही घर में दोनों बहनों का विवाह कैसे हो सकता है? मुझे ये नहीं पता था कि ये आपकी ही बहन है, वरना मैं कभी भी इसके साथ विवाह करने का प्रस्ताव नहीं रखता। उसी समय सुनहरे पंखों वाली परी प्रकट हो गई और कहा, ये किस जगह कहा गया है कि दो बहनों का विवाह एक ही घर में नहीं हो सकता? परी रानी, क्या हमारा विवाह संभव है? बिल्कुल संभव है। ये तो रेशमा के बनाए हुए अपने नियम है, क्योंकि वो बचपन से ही प्रिया को अपने से नीचा समझती रही है। प्रिया ने हमेशा उसकी ज्यादतियां सही हैं। रेशमा की गर्दन शर्म से झुक गई। उसने परी से माफी मांगी और अपनी बहन प्रिया से भी। प्रिया, परी के आदेश को नहीं टाला जा सकता। यह सुनकर प्रिया शर्म से लाल हो गई। उसके माँ बाप को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। उसके माता पिता ने प्रिया का विवाह राजकुमार से करवा दिया। प्रिया की किस्मत में भी राजकुमार ही लिखा होगा।